नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को बारीकी से। ये रिपोर्ट 1987 से हर 2 साल पर जारी की जाती है, अर्थात ये एक बाईएनियल रिपोर्ट है और इसे जारी करने वाली संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं, बल्कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI इसे जारी करता है। 2019 में इस रिपोर्ट के 16वें एडिशन को जारी किया गया। रिपोर्ट में जो पहली डेफिनेशन या परिभाषा बताई गई है वो है जंगल या फॉरेस्ट की, जो कुछ इस प्रकार है। ऑल पैचेज ऑफ लैंड विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, ओनरशिप एंड स्पीशीज ऑफ ट्रीज। मायने बिल्कुल सिंपल, 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार के वृक्ष आवरण को जंगल कहते हैं, और ये वृक्ष आवरण पब्लिक या प्राइवेट किसी भी रूप में हो सकते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट्स स्टेट PCS, CDS, FCAT और UPSC जैसे एग्जाम्स में स्टेटमेंट के तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जंगल का विभाजन बताया गया है और जंगल को 4 श्रेणियों या कैटेगरीज में बांटा गया है। ये कैटेगरीज वृक्ष आवरण घनत्व के आधार पर बनाई गई हैं, जिनमें पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि VDF। इसमें कैनोपी डेंसिटी अर्थात आवरण घनत्व 70% से अधिक है। दूसरी कैटेगरी है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी कि MDF। इसमें कैनोपी डेंसिटी या आवरण घनत्व 40 और 70% के बीच में है। तीसरी श्रेणी है ओपन फॉरेस्ट की। इनमें कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% और 40% के बीच में है। चौथी और आखिरी कैटेगरी है स्क्रब लैंड की। इनमें कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, अर्थात आवरण घनत्व 10% से भी कम। नॉन फॉरेस्ट एरिया वो क्षेत्रफल हुए जो जंगल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए रिपोर्ट में आगे दी हुई कुछ डेफिनेशंस पर नज़र डालते हैं, जिनमें पहला है अबव ग्राउंड बायोमास। द अबव ग्राउंड बायोमास कार्बन पूल कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द लिविंग वेजिटेशन अबव द सॉइल इंक्लूसिव ऑफ स्टम्प्स, ब्रांचेस, बार्क, सीड्स एंड फोलिएज। मायने बिल्कुल सिंपल, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सभी जैविक तत्व जिसमें पेड़ और उसके सारे भाग भी आते हैं, उन्हें हम अबव ग्राउंड बायोमास में सम्मिलित करते हैं। और रही बात बायोमास की, तो बायोमास का सीधा सा मतलब होता है जैविक तत्व जो हम पौधों और जानवर से प्राप्त करते हैं, उनसे ऊर्जा बनाते हैं, उसे हम बायोमास कहते हैं। अगली डेफिनेशन है बिलो ग्राउंड बायोमास। द कार्बन पूल कंटेंट विद इन लाइव रूट्स। माने बिल्कुल सिंपल, जो सतह के नीचे हो यानी पौधों की जड़ों में, उसे हम बिलो ग्राउंड बायोमास में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात सिर्फ प्लांट से रिलेटेड हो रही है, एनिमल किंगडम को इसमें नहीं लिया जा रहा। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्बन पूल, component of an ecosystem that can either accumulate or release carbon। कार्बन पुल कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो कार्बन को स्टोर भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रिलीज भी कर सकता है, सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CO2 इक्विवेलेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ये एक इंपॉर्टेंट भाग है, इसे ध्यान से देखते हैं। इट इज़ अ मेजर used to compare the emissions from various GHGs, greenhouse gases, on the basis of their global warming potential by converting amounts of other gases to the equivalent amount of CO2 with the same global warming potential। एक बार फिर से इसे आसान भाषा में देखते हैं। एक गिवन टाइम फ्रेम में जितनी ग्लोबल वार्मिंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक डेफिनेट अमाउंट से होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की उतनी ही मात्रा उतने ही समय में कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सकेगी, उसे हम CO2 इक्विवेलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर 10 साल में 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबल टेम्परेचर या वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, तो उन्हीं 10 सालों में कोई और ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि कितना तापमान बढ़ाएंगे, उसे हम CO2 इक्विवेलेंट या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कहते हैं। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछने हो या कोई क्वेरी हो, कमेंट में कर दें, मैं उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्या को हल कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में कुछ और परिभाषाएं दी हुई हैं। पहला है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट्स, सॉयल, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड द ओशन। मतलब कार्बन प्रच्छादन और कुछ नहीं बल्कि मृदा, पौधों, भूगर्भिक गठनों और सागरों में कार्बन एकत्र होने की एक प्रक्रिया है। अगली परिभाषा देखते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी मृत जैविक पदार्थ।
The dead organic matter carbon pool contains all non-living woody biomass and can be divided into wood, fallen trees, roots and stumps with diameter over 10 cm, litter above 2 mm and less than 10 cm. यानी कि सभी वृक्ष संबंधी अजीवित या सूखी लकड़ियाँ मृत जैविक पदार्थ का हिस्सा होती हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहला है वुडी, जिसमें गिरे हुए पेड़, उनकी जड़ें और पेड़ों के टुकड़े जिनका व्यास 10 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और दूसरा है लिटर, जिन पौधों या पेड़ों के टुकड़े का व्यास 2 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच होता है, वो लिटर के बीच में आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फार्म फॉरेस्ट्री। हिंदी में इसे कृषि वानिकी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग ट्रीज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स, मतलब जब फसल के साथ पेड़ों को भी प्रबंधित किया जाए उसे हम फार्म फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ों के साथ देखा होगा। अगला देखते हैं, और ये आखिरी डेफिनेशन है इस रिपोर्ट से, जो है हिल डिस्ट्रिक्ट। अ डिस्ट्रिक्ट विथ मोर देन 50% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर हिल तालुका बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय नीति आयोग फॉर हिल एरिया एंड वेस्टर्न घाट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। नीति आयोग और पश्चिम घाट विकास परियोजना के तहत जिन जिलों का 50% से अधिक भाग पहाड़ी तालुका में आएगा उन्हें पहाड़ी जिले कहेंगे। अब फैक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो आइए इन फैक्ट्स को भी देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड में आपको टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला करके 24.56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉरेस्ट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा MDF। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 9.38% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। हाँ, गौरतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट भारत में MDF ही हैं। चलिए, ये हम मैप से भी देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में हमें VDF जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं त्रिपुरा में। फिर आपको देखने को मिलेगा ये वेस्टर्न घाट्स के कर्नाटका और केरला वाले रीजन में, थोड़े से VDF हिमाचल उत्तराखंड में, और थोड़े से आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे। ये जो मैंने आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर मार्क किया है, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे भारत के टॉप 5 राज्य जहां वन आवरण सबसे अधिक है, वो क्षेत्रफल के आधार पर। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल, तीसरे पे है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, जो मेरे हिसाब से है माचूम, MACHOM, माचूम। थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं इसे, माचूम। M से मध्य प्रदेश, A से अरुणाचल, CH गोज़ फॉर छत्तीसगढ़, O फॉर उड़ीसा एंड M फॉर महाराष्ट्र। अगर आप में से किसी और को कोई और भी ट्रिक याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है और सबके साथ साझा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पाएंगे प्रतिशत के आधार पर वन आवरण किन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से मिज़ोरम में, उसके बाद अरुणाचल में, फिर मेघालय, मणिपुर, और 5वें नंबर पे आता है नागालैंड। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सभी राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि वो राज्य छोटे हैं और वन से घिरे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जो राज्य साइज़ में अपने क्षेत्रफल के हिसाब से जो बड़े हैं, उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। खैर, मैंने इसको भी याद करने के लिए आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है,
जिसको मैंने नाम दिया है मियाँ मेमना। MI फॉर मिज़ोरम, A stands for अरुणाचल प्रदेश, ME stands for मेघालय, MA stands for मणिपुर एंड NA stands for नागालैंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे याद करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। अगली स्लाइड में चलेंगे जो है बेस्ट परफॉर्मर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं बेस्ट परफॉर्मर्स यानी कि वो स्टेट्स जहाँ पिछले 2 सालों में, जो 15वीं रिपोर्ट थी 2017 से और 16वीं रिपोर्ट 2019 में, जंगल किन राज्यों में बढ़े हैं, तो उनमें टॉप किया है कर्नाटका ने। यहाँ पर कर्नाटका ने टॉप किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, केरला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसमें नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं है परफॉर्मर्स में। अगली स्लाइड जो है वो है लूजिंग फॉरेस्ट कवर, मतलब किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा वन को घटाया है, जो कि अच्छा एक्सपेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट में मेंशन था। और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स का ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम लोग बेस्ट परफॉर्मर्स तो याद करते हैं लेकिन वर्स्ट परफॉर्मर्स छोड़ जाते हैं। तो जिन स्टेट्स ने अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा वन काटे हैं उनमें है मणिपुर, दूसरा अरुणाचल और तीसरा मिज़ोरम। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य जो है वो सारे के सारे टॉप 5 वाले नॉर्थ ईस्ट के हैं, और उन जो वर्स्ट परफॉर्मर्स स्टेट्स हैं वो भी सारे के सारे यहीं के हैं। तो मणिपुर, अरुणाचल और मिज़ोरम। तो इस स्लाइड में है लूजिंग फॉरेस्ट कवर, यानी कि वो राज्य जिन्होंने अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा वन हटाए हैं या काटे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रतिशत के हिसाब से जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र था वो राज्य नॉर्थ ईस्ट के थे, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य थे भारत के। उसी प्रकार जब फॉरेस्ट कवर कम यानी कि वन आवरण को घटाने की बात आई तो भी तीनों के तीनों राज्य जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिनमें टॉप किया है मणिपुर ने, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे वो देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, और इस सूची में टॉप पर है रशिया, जहाँ का टोटल जोग्राफिकल एरिया के 48% भाग पर जंगल पाया जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 48% हिस्से पर जंगल पाया जाता है। दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील जो 58% पर है। जाहिर सी बात है रशिया का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है कि उसका 48% भी ब्राज़ील के 58% से ज़्यादा है। तीसरे स्थान पर है कनाडा। इस तरह से ये सूची चलती है। यूएसए चौथे पे, चाइना 5वें स्थान पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 6ठे पे, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया, 8वें पे इंडोनेशिया, 9वें पे पेरू और 10वें पे भारत। याद रखिएगा ग्लोबल रैंकिंग में हम लोग 10वें स्थान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम पाएंगे कुछ और रोचक तथ्य, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है और लद्दाख में सबसे कम। लद्दाख में सबसे कम इसलिए क्योंकि वो एक कोल्ड डेजर्ट है और वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट की वजह से वेजिटेशन बहुत कम होती है। आगे देखेंगे हम, भारत में सबसे ज़्यादा VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है, जो क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से दोनों से सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि पेड़ों और झाड़ियों के अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रजातियां वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती हैं। इसीलिए वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में देखें तो सबसे ज़्यादा हर्ब्स पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट हर्ब्स। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, भारत में जनजातीय ज़िले मतलब जहाँ जनजातियाँ ज़्यादातर रहती हैं, उनका कुल 37.54% भाग जंगल है। ध्यान देने वाली बात, 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं वो जंगल है। इसी के साथ ही हमारा ISFR 2019 ख़त्म होता है।
आशा है कि आप सबको इससे समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। जल्दी हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।